तो आज का हमारा टॉपिक है बोर एटॉमिक मॉडल। इससे पहले जो एटम का जो मॉडल था वो उन्होंने रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी तो फिर आगे आए बोर, उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल बताया। एक्चुअली जब स्टार्टिंग में जब एटम के ऊपर रिसर्च चल रही थी, भी एटम की साइज का है, कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, उसका फंक्शन कैसे वर्क फंक्शन होता है उसका, तो एज सिंपल से एग्जैक्ट तो स्टार्टिंग में कोई बता नहीं सकता भाई एकदम परफेक्ट ही है। थोड़ी बताता है, थोड़ा समझाता है, फिर थोड़ी गलती निकलती है, फिर कोई नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है, फिर उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करता है, ऐसे चलते चलते ये चलता गया ये मामला। तो बोर का जो मॉडल था वो भी एग्जैक्ट करेक्ट नहीं था, पर जो रदरफोर्ड ने जो बताया था उसे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके उन्होंने बताया था, ठीक है। लेकिन जो पहले हम देखते हैं जो रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक्स थे, मतलब रदरफोर्ड का मॉडल क्या था और उसका ड्रॉबैक्स क्या था। रदरफोर्ड ने बताया था, उन्होंने बताया तो बहुत क्लियरली कि भाई कि जो किसी एटम में कोई पॉजिटिव जो आयन होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है, वो किसी जो पॉजिटिव टोटल आयन है वो किसी सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है एक कम वॉल्यूम में, और बाकी कहीं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। बताया तो उन्होंने सही था, बात तो उनकी सही है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक उन्होंने ये नहीं बताया। और देखो एग्जैक्ट कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है ना इस यूनिवर्स में, अगर वो एक मोमेंटम में है, अब देखो अगर आप ये इधर इस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, थोड़ा सा एंगल चेंज होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, थोड़ा सा आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन में है, मतलब जो पार्टिकल है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल अपने पास ये एक्सीलरेशन में है। और एक फंडामेंटल क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल इस यूनिवर्स में अगर एक्सीलरेशन में है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है, ठीक है ना, अपनी एनर्जी कुछ लूज करता है। एक्चुअली जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन में है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, मतलब अपनी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या मान लो अपनी एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है, अपनी एनर्जी एमिट करेगा। अगर अपनी एनर्जी एमिट करेगा तो ये क्या करेगा, धीरे 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 करता है ना इस न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, धीरे 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 करता है इस न्यूक्लियस के पास आ जाएगा और इसके पास आके बैठ जाएगा। जैसे जो थॉमसन का जो प्लम पुडिंग जो मॉडल था ना, वैसा हो जाएगा एक्चुअली लास्ट में जाके। मतलब जो थॉमसन ने जो बताया था, जो रदरफोर्ड ने बताया था, कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा इस बात में, ठीक है। ये ड्रॉबैक था, मेन ड्रॉबैक तो यही था इसके अंदर। अब बोहर के दिमाग में भी ऐसे नहीं आया था ये आइडिया। उन्होंने सबसे पहले क्या होता कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अगर इस टॉपिक से पहले अगर आपने पढ़ा हो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर आप अब्जॉर्प्शन और एमिशन देखो तो वहाँ से जो बोहर थे उनको एक आइडिया आया। उनको एक्चुअली जो एटम का जो नेक्स्ट मॉडल था वो उनके दिमाग में आया, ठीक है। तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बताए, कुछ एटम की रिलेटेड कुछ बातें बताई कि भाई ये जो कंडीशन है ना, ये सेटिस्फाई होगी तभी उस हिसाब से एक काम करेगा एटॉमिक मॉडल। तो उन्होंने क्या क्या बताया था वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मान लो भाई ये कोई न्यूक्लियस है, अराउंड ये ऑर्बिट्स मान लो आप अपने, फिलहाल ऑर्बिट्स, लेकिन वैसे अगर आप आगे जाओगे तो सेल, सब सेल और ऑर्बिटल से अलग अलग डिवाइडेड हो जाएंगे। चलो फिलहाल हम इसको ऑर्बिट मान लेते हैं। ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं जो ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। अब उन्होंने सबसे पहली बात क्या बताई, उन्होंने सबसे पहली बात, देखो वैसे तो एक न्यूक्लियस के अराउंड ना इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं। बोर्ड ने ये बताया कि भाई एक एटम के अराउंड इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, उन्होंने कहा कि वो एक केवल ऐसे फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिस ऑर्बिट की एनर्जी और जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहे। बस ऐसे ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का तो फंडा ही उन्होंने
ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा भाई सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन के ऐसे ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहाँ एनर्जी भी कांस्टेंट हो और वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन मोड में नहीं आएगा और अपनी कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, ठीक है, वो बस रिवॉल्व करता रहेगा। एक बात उन्होंने ये बताई। दूसरी कंडीशन उन्होंने बताई कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जैसे मान ले कि भाई फर्स्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास ले लो, उसकी जो वेलोसिटी है वो ले लो, इस ऑर्बिट की रेडियस ले लो, रेडियस देखो इतनी, ये रेडियस, ठीक है, रेडियस ले लो, जो उसका ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है ना उस ऑर्बिट की वो इतनी होनी चाहिए। एन ये ऑर्बिट का नंबर है, एच ये प्लांक कांस्टेंट है जिसकी एक वैल्यू होती है अपॉन 2 पाई। पाई की पता है, प्लांक कांस्टेंट पता है आपको वैल्यू। तो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो इक्वल इसकी हो, इस वैल्यू की इक्वल हो, बस उसमें रिवॉल्व करेगा। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये बताई। तीसरी बात उन्होंने बताई, ये तो उन्होंने कंडीशन बता दी। तीसरी उन्होंने एक कोई बात बताई। उन्होंने कहा अगर आपको, इन्होंने देखो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो मॉडल था ना उससे एक बात निकाल के लाए वो, अगर आपको किसी एटम में, देखो ये जो न्यूक्लियस के जो सबसे पास जो ऑर्बिट होता है ना ये सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिट है ये, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे ऑर्बिट की जो एनर्जी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऐसा क्योंकि होता है कि भाई अगर आप ये न्यूक्लियस मानो और इसके अराउंड अगर आप ये कोई ऑर्बिट मानो, कोई इलेक्ट्रॉन मानो, तो देखो तो इसको पकड़ने में इसको एनर्जी इतनी लग रही है, इधर जाएगा तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको पकड़ने में, ऑर्बिट को ज़्यादा दूर जाएगा तो उसको और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी न्यूक्लियस को उसको पकड़ के रखने में, ठीक है, बाइंड करने में। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे ये लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, ये इससे ज़्यादा हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, तो अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी ऑर्बिटल में पहुंचाना है या हायर एनर्जी ऑर्बिटल से, मतलब मान लो यहाँ से अपने को लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पहुंचाना है तो अपने को कोई आउटसाइड एनर्जी लगेगी, ठीक है ना, कोई अपने को आउटसाइड एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। इनसाइड तो ऐसा होगा नहीं, तो अपने को कोई आउटसाइड एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। अब आउटसाइड एनर्जी का हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे सन की जो लाइट होती है ना वो एक्चुअली फोटोन होते हैं। देखो ये कुछ चंक्स में होते हैं, ये ऐसे है ना, वो पार्टिकल होते हैं जिसे हम फोटोन कहते हैं, वो एक ऐसे पार्टिकल फॉर्म में आते हैं, चंक्स की फॉर्म में आते हैं जिसे फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, फोटोन का यूज कर सकते हैं हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर में पहुंचाने के लिए और हायर से लोअर पहुंचाने के लिए हम फोटोन का यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक फोटोन लिया, उससे हमने से कोलाइड करवाया या इससे किया, तो कुछ क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, मान लो हम एक फ़ोटोन लिया हमने, ठीक है ना, एक फ़ोटोन लिया और एक फ़ोटोन हमने इलेक्ट्रॉन से इससे थोड़ा इंटरेक्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे N2 में इलेक्ट्रॉन जो ये फ़ोटोन है इसकी एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। जैसे ही अपनी इसकी एनर्जी को अब्जॉर्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास हो जाएगी ज़्यादा एनर्जी। अब ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी तो हो जाएगा वो अनस्टेबल, ठीक है। जैसे ही वो अनस्टेबल होगा तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपनी एनर्जी को एमिट करेगा। जैसे अपनी एनर्जी को एमिट करेगा वो थोड़ा सा लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है। तो हम फोटोन का ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, फोटोन से इससे इंटरेक्ट करवाया तो ये कुछ एनर्जी को अब्जॉर्व करके उससे हायर एनर्जी में चला जाएगा, क्योंकि बस एनर्जी आ गई तो वो कुछ हायर एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, इस टाइप से हम किसी फोटोन से इलेक्ट्रॉन को हायर या लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पहुंचा सकते हैं। तो एक बात उन्होंने ये बताई। फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया कि अगर मान लो यहाँ देखो, यहाँ इसको हटाते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये N2 ऑर्बिट में है और N3 ऑर्बिट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आता है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी।
एक्चुअली पता ही होगा आपको कि जो पार्टिकल होता है वो वेव नेचर भी शो करता है। तो इसकी वेवलेंथ देखते हैं कि वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला हो सकता है, अपने पास कैसे निकाल सकते हैं इसके वेवलेंथ। तो उसका होता है कि भाई प्लांक कांस्टेंट, आप स्पीड ऑफ लाइट ले लो, नीचे वेवलेंथ ले लो, ठीक है, और अपने इक्वल में क्या ले लेते हैं, ये मान लो तो भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस ऑर्बिट में आया, 2 से 3rd ऑर्बिट में आया, तो इसकी एनर्जी यहाँ देखें भाई, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में, तो इसकी एनर्जी देखें ई फाइनल, ठीक है। और जब ये इस ऑर्बिट में था माइनस कर दो ई इनिशियल। तो जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता है, ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ये भी पता चल जाएगी, तो हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसे वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली बोहर ने हमें ये 4 पोस्टुलेट्स दी और ये बताया कि भाई कैसे क्या होता है, लेकिन ये भी सही नहीं है। ये मतलब सही है काफ़ी मायने में, अगर आप ओनली एक इलेक्ट्रॉन के लिए लो तो ये मॉडल काफ़ी सही है, लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात आती है 2, 3, 4, 5, तो इनके लिए परफेक्ट नहीं बैठता है, ठीक है। ये एक्चुअली जो हाइड्रोजन लाइक जो स्पीसीज होते हैं ना, हाइड्रोजन या हीलियम प्लस 2, ऐसे जो एटम हैं जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, उनके लिए थ्योरी सही बैठती है, लेकिन जो और मल्टी इलेक्ट्रॉन में जो आते हैं ना, उनके लिए सही में नहीं बैठती है, ठीक है। तो इसमें ये ड्रॉबैक्स था, आगे और आएगा, आगे हम इस पर रिसर्च करते जाएंगे, कहाँ तक क्वांटम लेवल पे पहुँचते हैं, कहाँ क्या होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना इतना ही था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बोहर ने क्या बताया और क्यों बताया, ठीक है।